नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम रिक्शा के अंतर्गत जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। रिक्शा में हमें दो प्रकार का जनन देखने को मिलता है। एक होता है कायिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब हम इस वीडियो के अंतर्गत आज दोनों प्रकार के जनन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम है जो जनन के अंतर्गत जो दो प्रकार है, कायिक जनन और लैंगिक जनन, इसमें कायिक जनन के बारे में हम है जो पढ़ते हैं। कायिक जनन अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है और देखा जाए तो तीव्र ग्रोथ के लिए या तेजी से अगर प्रवर्धन कराना है हमें, तो है जो कायिक जनन सबसे अच्छा साधन है। कायिक जनन के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले विखंडन के द्वारा। विखंडन यानी टूटना, यानी थैलस का जो पुराना भाग होता है वो धीरे धीरे है जो टूट जाता है या सट जाता है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत जब थैलस ऊपर की तरफ जब वो द्विभाजी शाखन तक पहुंचता है, ये टूटने की प्रक्रिया, तो दोनों शाखाएं थैलस की अलग हो जाती है और अलग होकर के पुनः है जो एक नए थैलस के रूप में ये वृद्धि करने लगती है। दूसरा जो हम प्रकार देखते हैं वो है अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा। रिक्शा फ्लूटेंस जो रिक्शा की जाति है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि थैलस की जो नीचे वाली सतह है जमीन की तरफ वाली, अब इसको हम अव्यक्त सतह कहते हैं। अव्यक्त सतह पर मध्य शिरा क्षेत्र में अपस्थानिक शाखाएं विकसित होती है और ये शाखाएं मात्र थैलस से पृथक होकर के नए थैलस का निर्माण करती है। नेक्स्ट है चिर स्थायी शीर्ष द्वारा। शुष्क क्षेत्रों में उगने वाली जो रिक्शा की जातियां होती है, जैसे रिक्शा डिस्कलर आदि में, प्रतिकूल परिस्थितियों में थैलस का जो शीर्ष भाग होता है उसके अलावा संपूर्ण भाग नष्ट हो जाता है और ये शीर्ष भाग जमीन के अंदर दबा रहता है तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर शीर्ष भाग वृद्धि कर एक नए थैलस का निर्माण करता है। कंद के द्वारा रिक्शा की कई जातियां ऐसे होती है, जैसे कि रिक्शा डिस्कलर, रिक्शा बल्बीफेरा, रिक्शा वेसिकाटा आदि में जब उनका ग्रोइंग पीरियड एंड हो जाता है तो इनके अंतर्गत बहुकोशीय गोलाकार पेरिनेटिंग बॉडीज उत्पन्न होती है, जिन्हें हम ट्यूबर कहते हैं। और ये ट्यूबर सामान्यतः थैलस की शाखाओं के शीर्ष पर उत्पन्न होते हैं और जो प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रसुप्त रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये ट्यूबर है जो मात्र थैलस से पृथक होकर के एक नए थैलस को जन्म देते हैं। मूलाभासों के द्वारा रिक्शा में कुछ जातियां ऐसी होती है, जैसे रिक्शा ग्लोका में जो मूलाभास होते हैं, मूलाभासों के शीर्ष पर एक विशिष्ट कोशिकीय संहति का निर्माण होता है, जिसे हम जेमा कहते हैं। और ये जेमा नुमा संरचनाएं मूलाभासों से पृथक होकर के एक नवीन थैलस का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा रिक्शा में कायिक जनन संपन्न होता है। नेक्स्ट है वो है लैंगिक जनन, यानी जनन जो महत्वपूर्ण भाग है वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के लिए रिक्शा में नर व स्त्री जननांग पाए जाते हैं। नर जननांगों को पुंतानी कहते हैं व स्त्री जननांगों को है जो स्त्रीधनी कहते हैं। इन जननांगों का निर्माण
विकास थैलस के परिपक्व होने के साथ साथ प्रारंभ हो जाता है और ये जननांग हमें थैलस के ऊपरी सतह पर जो मध्यशिरा होती है उस मध्यशिरा के क्षेत्र में अग्राभिसारी क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। फर्दर पुंदानी व स्त्रीधानी दोनों प्रकार के जो नर व मादा जननांग है ये चैम्बर के अंदर विकसित होते हैं, जिससे हम पुंदानी चैम्बर और स्त्रीधानी चैम्बर कहते हैं। रिक्शा में दो प्रकार की जातियां होती है। एक वो जातियां होती है जिनको उभयलिंगाश्रयी कहते हैं, अर्थात जिनके अंतर्गत नर व स्त्री जननांग एक ही थैलस पर विकसित होते हैं, और कुछ जातियां हैं जो एक लिंगाश्रयी होती है जिसके अंतर्गत नर व मादा जननांग अर्थात पुंदानी व स्त्रीधानी का परिवर्तन अलग अलग थैलस पर होता है। अब हम लैंगिक जनन के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं पुंदानी अर्थात नर जननांग। पुंदानी की हम बात करते हैं तो पुंदानी जो नर जननांग है इसका परिवर्तन थैलस की जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी सतह पर हमने रिक्शा का जो पहले थैलस देखा था, थैलस के अंदर जो एपिकल नोच बिंदु होता है जहां पर उसका वृद्धि बिंदु होता है, ग्रोइंग बिंदु, उसके जस्ट पीछे की तरफ दो तीन कोशिकाएं पीछे की तरफ एक है जो मध्यशिरा क्षेत्र में एक सतही कोशिका होती है जो अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी होती है, और यह कोशिका पुंदानी प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य करती है, जैसा कि आप है जो यहाँ पर देख रहे हो। और ये कोशिका अपने समीपस्थ स्थित अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी होती है और इसका जीव द्रव्य होता है वो सघन होता है। इस कोशिका में अर्थात पुंदानी प्रारंभिक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती है जिसे हम अपर सेल और लोअर सेल अर्थात बाह्य कोशिका और आधार कोशिका भी कहते हैं। और जो लोअर सेल है अर्थात आधार कोशिका है, आधार कोशिका से पुंदानी व्रंत का जो अंतःस्थापित भाग होता है थैलस में वो बनता है, जबकि ऊपर वाली जो कोशिका होती है बाह्य कोशिका, उस बाह्य कोशिका से पुंदानी के शेष भाग का निर्माण होता है व्रंत के अलावा। बाह्य कोशिका जो कि थैलस पर थोड़ी सी में उभरी हुई बाहर की तरफ दिखाई देती है और इसके अंदर क्रमिक रूप से अनुप्रस्थ विभाजनों के द्वारा चार कोशिकीय तंतु का निर्माण होता है। यहाँ पर इसमें विभाजन होने के फलस्वरूप चार कोशिकाओं की एक पंक्ति बन जाती है। इन चार कोशिकाओं की पंक्ति के अंतर्गत ऊपर वाली जो दो कोशिकाएं होती है वो तो प्राथमिक पुंदानी कोशिकाएं कहलाती, जहां पर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो दो कोशिका एंथीरिडियल सेल्स प्राथमिक पुंदानी कोशिकाएं, और नीचे वाली जो दो कोशिकाएं हैं उनको हम कहते हैं प्राथमिक व्रंत कोशिकाएं। नीचे वाली जो प्राथमिक व्रंत कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं में कुछ विभाजनों से दो कोशिक मोटाई का जो बहुकोशिकीय व्रंत का पुंदानी के व्रंत भाग का निर्माण होता है, और व्रंत जो होता है वो पुंदानी को आधार प्रदान करता है। और प्राथमिक पुंदानी कोशिकाएं जो ऊपर की तरफ होती है उनके अंतर्गत दो उदग्र विभाजन होते हैं एक दूसरे के समकोण पर, जिससे चार चार कोशिकाओं के दो सोपान बन जाते हैं। यानी जो ये आपकी प्राथमिक पुंदानी कोशिकाएं इनके अंदर दो उदग्र विभाजन होते हैं एक दूसरे के समकोण पर, जिससे जो चार कोशिकाओं के दो सोपान बन जाते हैं। तो चार चार कोशिकाओं के दो सोपान बन जाते हैं। इस प्रकार से इन आठों कोशिकाओं में फिर है जो परिणत विभाजन के द्वारा 8 बंध्य कोशिकाओं का एक बाहरी परत तथा 8 जनन क्षम कोशिकाओं की एक भीतरी परत का निर्माण होता है। बाहर की जो बंध्य कोशिकाओं की बाहरी परत होती है इसको तो हम बोलते हैं बाह्य प्राथमिक जैकेट कोशिकाएं, यहाँ पर जो देख रहे हो। और
भीतरी जो कोशिकाएं होती है 8, वो है जो प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं कहलाती है, जिसको हम एंड्रोगोनियल सेल्स कहते हैं। तो प्राथमिक जो जैकेट कोशिकाएं होती है वो अपने विभाजनों के द्वारा एक स्तरीय जैकेट का निर्माण करती है, पुंधानी के बाहर आवरण का निर्माण करती है, कवर का, जिसको जैकेट कहते हैं, जैकेट का निर्माण करती है। और प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं जो अंदर होती है वो कई विभाजनों के द्वारा, पुनरावृत्त विभाजनों के द्वारा असंख्य पुंजनक कोशिकाओं को निर्माण करती है। और इन पुंजनक कोशिकाओं की जो अंतिम जनरेशन होती है वो कोशिकाएं पुंगणु मात्र कोशिकाएं कहलाती है। और पुंगणु मात्र कोशिकाएं कायांतरित होकर के द्विकशाभिकी पुंगणु का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये जो पुंगणु मात्र कोशिका है, इसके अंतर्गत यहाँ पर वापस देखो एक तिर्यक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक पुंगणु मात्र कोशिका से दो आपके नर युग्मक अर्थात पुंगणु विकसित होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि परिपक्व पुंधानी। यहाँ पर आपको है जो एक परिपक्व पुंधानी दिखाई गई है। परिपक्व जो पुंधानी होती है वो गोल, अंडाकार या क्लब शेप्ड की होती है, मुद्राकार। नीचे की तरफ आप छोटा वृंत देख रहे हो और ऊपर की तरफ आपको है जो पुंधानी दिखाई दे रही है। ये एक पुंधानी दिखाई दे रही है, ऐसी कई सारी पुंधानियां पुंधानी प्रकोष्ठ के अंदर स्थित होती है, जो कि अपने वृंत के द्वारा उस प्रकोष्ठ में जुड़ी रहती है। पुंधानी के चारों ओर आप देख रहे हो एक स्तरीय जैकेट दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कई सारे हैं जो पुंगणु होते हैं और प्रत्येक पुंगणु है जो कुंडलित द्विकशाभिकी की संरचना होती है। और पुंधानी के स्फुटन के लिए जल आवश्यक होता है, और ये पुंधानी चैम्बर के ऊपर जो छिद्र होता है उस छिद्र के द्वारा जल पुंधानी प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है। और पुंधानी जैकेट की शीर्ष कोशिका होती है वो जल अवशोषित करके जिलेटिनी गर्त के द्वारा अपघटित हो जाती है। और इसके साथ साथ पुंधानी का जो भीतरी श्लेष्म होता है वो जल अवशोषित करता है। आंतरिक दबाव बढ़ने से पुंधानी का शीर्ष भाग है जो फट जाता है, और इस छिद्र से फिर बाद में है जो आपके पुंगणु बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्त्रीधानी। स्त्रीधानियां भी अपन जो पुंधानी पढ़ रहे थे, पुंधानियों के समान ही थैलस की ऊपरी सतह पर स्त्रीधानी प्रकोष्ठ के अंदर विकसित होती है। स्त्रीधानियों का विकास भी पुंधानियों की तरह अग्राभिसारी क्रम में, यानी जो युवा स्त्रीधानियां होती है वो थैलस की वृद्धि बिंदु की तरफ होती है, जबकि परिपक्व स्त्रीधानियां वह वृद्धि बिंदु से दूर की होती है, अर्थात वो थैलस के आधारी भाग की ओर होती है। अब हम स्त्रीधानी के परिवर्तन की बात करते हैं। सेम पुंधानी के परिवर्तन की तरह ही इसमें भी जो थैलस का जो ग्रोइंग पॉइंट होता है उस बिंदु के निकट स्थित डोर्सल सरफेस पर एक सुपरफिशियल सेल्स होती है जो कि स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य करती है। और स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका जो होती है वो अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसके अंतर्गत एक ऊपरी कोशिका को हम आउटर सेल अर्थात बाह्य कोशिका कहते हैं, जबकि निचली कोशिका को हम आधारी कोशिका अर्थात बेसल सेल कहते हैं। आधारी कोशिका से स्त्रीधानी प्रकोष्ठ में अंतः स्थापित करने वाला भाग का निर्माण होता है, तथा जो आउटर सेल अर्थात बाह्य कोशिका है उससे वह बाह्य कोशिका है जो स्त्रीधानी मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है, यानी इस बाह्य कोशिका से ही स्त्रीधानी का संपूर्ण निर्माण होता है। स्त्रीधानी मात्र कोशिका में 3 वर्टिकल तिर्यक विभाजन होते हैं, यानी खड़े और तिरछे विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप आप देखेंगे यहाँ 3 विभाजन होंगे इसके अंतर्गत, जिसके फलस्वरूप जो 3 कोशिकाएं बनेगी, एक बीच में बनेगी जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक अक्षीय कोशिका,
और तथा सॉरी, इसके अंदर 3 विभाजनों को 4 कोशिकाएं बढ़ेंगी, जिसके अंतर्गत एक सेंटर में होगी वो प्राथमिक अक्षीय कोशिका, अर्थात 3 है जो अन्य कोशिकाएं होगी उनको बोलेंगे परिधीय कोशिकाएं, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है 1, 2 और 3। और प्रत्येक परिधीय कोशिका और ये अनुदैर्ध्य विभाजन के द्वारा विभाजित होती है, जिससे 6 जैकेट प्रारंभिक कोशिकाएं बनती है। और ये कोशिकाएं अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 2 कोशिका सोपान बनाती है। जैकेट प्रारंभिक कोशिकाएं 2 सोपान बनाती है। ऊपरी सोपान की जो कोशिकाएं होती है वह गिरवा प्रारंभिक नेक इनिशियल, तो निचले सोपान की जो कोशिकाएं होती है वो अंडा प्रारंभिक कहलाती है। प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स और प्राइमरी वेंट्रल सेल्स। गिरवा प्रारंभिक कोशिका होती है वो अनुप्रस्थ विभाजनों के द्वारा स्थिर धानी की गिरवा का निर्माण करती है। और गिरवा जो होती है स्थिर धानी की वह 6 उदग्र पंक्तियों की बनी होती है और प्रत्येक पंक्ति के अंतर्गत 6 से 9 कोशिकाएं पाई जाती है। और अंडा प्रारंभिक कोशिकाएं विभाजन के द्वारा एक स्तरीय अंडा भित्ति का निर्माण करती है। तो प्राथमिक अक्षीय जो कोशिका है उस कोशिका में विभाजन के द्वारा ऊपरी प्राथमिक आवरण कोशिका तथा निचली केंद्रीय कोशिका का निर्माण होता है। आवरण कोशिका में एक दूसरे के समकोण पर 2 विभाजनों से 4 आवरण कोशिकाएं बनती है। और केंद्रीय कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा ऊपरी प्राथमिक गिरवानाल कोशिका और निचली है जो अंडा कोशिका बनती है। प्राथमिक गिरवानाल कोशिका के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 4 से 6 गिरवा नाल कोशिकाएं बनती है, जो गिरवा नाल के अंदर एक ही लाइन के अंदर व्यवस्थित रहती है। और अंडा कोशिका एक अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 2 असमान कोशिकाएं बना, जिसमें ऊपरी छोटी कोशिका को अंडा नाल कोशिका और नीचे वाली बड़ी कोशिका को एग अर्थात अंड कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार से स्थिर धानी परिवर्तन के साथ साथ इसके चारों ओर कई कोशिकाएं सक्रिय होकर विभाजित हो जाती है तथा स्थिर धानी प्रकोष्ठ का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक परिपक्व स्थिर धानी। तो परिपक्व स्थिर धानी एक फ्लास्क के समान स्ट्रक्चर होती है जो स्थिर धानी प्रकोष्ठ के आधार पर छोटे से वृंत के द्वारा जुड़ी रहती है। स्थिर धानी आधारित गोलाकार अंडा व ऊपरी जो संकीर्ण लंबी गिरवा भाग में विभेदित रहती है। और गिरवा जैकेट 6 उदग्र कोशिका पंक्तियों की बनी होती है और इसमें प्रत्येक पंक्ति में 6 से 9 कोशिकाएं होती है। और गिरवा के शीर्ष भाग पर कवर सेल या अछत कोशिकाएं पाई जाती है, जो संख्या में 4 होती है, जो स्थिर धानी के ढक्कन के रूप में कार्य करती है। और स्थिर धानी की गिरवा नाल में 4 से 6 गिरवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है। अंडा के चारों ओर कोशिकाओं का एक स्तरीय जैकेट उपस्थित होता है। अंडा गुहा में एक बड़ा गोलाकार अंड अर्थात अंड कोशिका तथा ऊपर की तरफ छोटी एक अंडा नाल कोशिका पाई जाती है। निषेचन के लिए इनमें जल आवश्यक होता है
निषेचन से पूर्व परिपक्व स्तनधारी की जो गिरवा नाल कोशिकाएं होती है, जो अंदर दिखाई दे रही है आपको, गिरवा के अंदर 4 से 6 कोशिकाएं तथा एक अंडा नाल कोशिका जो अंड कोशिका से ऊपर की होती है, ये अपघटित होकर के श्लेष्मी पदार्थ का निर्माण करती है और यह श्लेष्मी पदार्थ जल अवशोषित करके फूल जाता है। इसके दबाव के कारण गिरवा के ऊपर स्थित आच्छादित कोशिकाएं है जो अर्थात ढक्कन कोशिकाएं पृथक हो जाती है और जिससे पुंधाने से विमुक्त पुंगनु जल धारा के साथ में इस गिरवा नाल में प्रवेश करते हैं। पुंगनुओं का स्त्रीधानी में प्रवेश श्लेष्मी पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन, मैलिक अम्ल व पोटेशियम लवण के कारण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्त्रीधानी में उपस्थित ये पदार्थ है जो पुंगनुओं को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार के पुंगनुओं के स्त्रीधानी में प्रवेश को हम बोलते हैं रसायन अनुचलनी अर्थात कीमोटैक्टिक मूवमेंट। प्रवेश किए गए असंख्य पुंगनुओं में से केवल एक पुंगनु ही अंड कोशिका के साथ में फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करता है और इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन क्रिया के पश्चात शेष पुंगनु नष्ट हो जाते हैं तथा अंडा का ऊपरी भाग होता है वो श्लेष्म के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है और जाइगोट अपने चारों ओर सेल्यूलोज वॉल सीक्रेट करके oospore में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन के बाद में जो युग्मनज बना है, युग्मनज से अगली पीढ़ी का जो निर्माण होगा उस पीढ़ी को बोलते हैं बीजाणुविद पीढ़ी और जो बीजाणुविद पीढ़ी है वह अल्पकालिक होती है। युग्मनज बीजाणुविद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। युग्मनज में जो प्रथम विभाजन होता है वह अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है जिसके फलस्वरूप समान अमाप की 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहां पर आप देखोगे इसमें ऊपरी कोशिका को हम एपीबेसल सेल्स कहते हैं, निचली कोशिका को हाइपोबेसल सेल कहते हैं। और दूसरा जो विभाजन होता है सामान्यतः उदग्र भित्ति द्वारा होता है जिससे 4 कोशिकी एक क्वाड्रेंट का निर्माण होता है, परंतु कुछ जातियों में दूसरा विभाजन भी पहले के समान अनुप्रस्थ होता है। तीसरा विभाजन होता है उदग्र भित्ति द्वारा होता है जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकीय भ्रूण अर्थात अष्टांशक का निर्माण होता है। 8 कोशिकीय भ्रूण अष्टांशक का निर्माण होता है और अष्टांशक की सभी कोशिकाओं में विभिन्न तलों में विभाजन होता है जिससे 20 से 40 कोशिकाओं की एक गोलाकार संरचना का निर्माण होता है। यहां पर देख रहे हो आप। और इस कोशिका समूह की जो सतही कोशिकाओं में बाहर वाली जो कोशिका होती है उनमें एक परिणतिक विभाजन होता है जिससे एक बाह्य स्तर अर्थात बहिस्थिस्यम तथा भीतर की जो कोशिकाएं होती है वह अंतःस्थिस्यम में विभेदित हो जाती है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि अष्टांशक के अंदर कोशिकाओं के 2 समूह विकसित होते हैं। एक बाहर का कोशिकीय स्तर है वो बहिस्थिस्यम और भीतर का जो कोशिकीय समूह है वो अंतःस्थिस्यम में विभेदित हो जाता है। बहिस्थिस्यम की कोशिकाओं में केवल अपनतिक विभाजन होते हैं जिससे बंध्य प्रोटेक्टिव सिंगल लेयर्ड एक जैकेट का निर्माण होता है। और अंतःस्थिस्यम की कोशिका होती है वो आर्कीस्पोरियम अर्थात प्रप्रसूतक के रूप में कार्य करती है और प्रप्रसूतक कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर के बीजाणु जन उत्तक का निर्माण करती है। बीजाणुजन्य उत्तक की अंतिम पीढ़ी की कोशिकाएं बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती है। बीजाणु मात्र कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक होकर गोलाकार हो जाती है
और इनमें से कुछ बीजाणु मात्र कोशिकाएं एबॉर्टिव हो जाने से अपघटित होकर के पोषक कोशिकाओं का कार्य अर्थात नर्स सेल का कार्य करती है। और अन्य जो एक्टिव बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है वह है जो अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा बीजाणु चतुष्क का निर्माण करती है। चतुष्क के चारों बीजाणु मात्र कोशिका भित्ति द्वारा घिरे रहते हैं। चतुष्क की प्रत्येक कोशिका अपने चारों ओर समान होमोजीनस केलोज पर बनाती है, जिसके भीतर की ओर भित्तियों का निर्माण होता है। जैसे जैसे बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो जाता है, बीजाणु भित्ति के जैकेट तथा गोपक की जो भीतरी कोशिका है वो भी नष्ट हो जाती है तथा परिपक्व अवस्था में केवल बाह्य गोपक परत ही शेष बची रहती है। अब हम देखते हैं परिपक्व बीजाणु भेद। रिक्शा का जो परिपक्व बीजाणु भेद है वो एक अत्यंत सरल संरचना होती है जो केवल गोलाकार कैप्सूल के रूप में होती है। बीजाणु भेद के अंदर पाद और सिट्टा अनुपस्थित होते हैं तथा यंग जो बीजाणु भेद होता है उसके अंदर एक स्तरीय आपको जैकेट देखने को मिलता है और द्विस्तरीय गोपक। परिपक्व होने पर जैकेट तथा भीतरी गोपक परत अपघटित होते हैं, अतः परिपक्व कैप्सूल केवल बाह्य गोपक द्वारा घिरा रहता है जिसमें अनेक बीजाणु चतुष्क व बीजाणु परिबद्ध रहते हैं। कैप्सूल के स्फुटन की कोई स्पेशल इसमें विधि नहीं होती है, अर्थात ये स्फुटित नहीं होता है। इस प्रकार रिक्शा में बीजाणु परिपक्व होते ही मुक्त नहीं होते हैं। गोपक की बाह्य स्थिरता इसके चारों ओर के थैलस ऊतकों के मृत अर्थात क्षय होने पर ही बीजाणु मुक्त होते हैं। इस प्रकार मुक्त होने पर बीजाणु वायु द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीजाणु युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। बीजाणु अंकुरित होकर के एक तरुण युग्मकोद्भिद का विकास करते हैं। ये बीजाणु हैं जो अंकुरित होकर के एक तरुण युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। बीजाणु के अंदर 3 भित्तियां होती है। बाहर की भित्ति होती है उसको बाह्य चोल कहते हैं, भीतरी मध्य भित्ति उसे मध्य चोल तथा सबसे अंदर की जो भित्ति अंतः चोल होती है। तो इस प्रकार से बीजाणु होता है वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीढ़ी एकांतरण। रिक्शा का जो मुख्य पादप होता है, हम जानते हैं कि ब्रायोफाइटा के अंदर जो मुख्य पीढ़ी होती है युग्मकोद्भिद होती है, अर्थात मुख्य पादप इसके अंदर क्या होता है, थैलस होता है। और थैलस क्या होता है, युग्मकोद्भिद। और थैलस जो कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी है, इसके ऊपर जननांगों का निर्माण होता है, नरजननांग और मादा जननांग तथा पुंधानी स्त्रीधानी। पुंधानी के अंदर पुंगनुओं का निर्माण होता है, स्त्रीधानी के अंदर अंड कोशिका का निर्माण होता है मादा युग्मक के रूप में। और निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप है जो बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। बीजाणुद्भिद के अंदर आप देख रहे हो कैप्सूल होता है, जो कैप्सूल के अंदर बीजाणु बनते हैं और बीजाणु मुक्त होने पर वह अंकुरित होकर के है जो एक नए युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि रिक्शा की जीवन चक्र में हमें 2 पीढ़ियां देखने को मिलती है। एक अगुणित पीढ़ी जिसको हम युग्मकोद्भिद कहते हैं, दूसरी है जो आपके द्विगुणित पीढ़ी जिसको हम आप बीजाणुभिद पीढ़ी कहते हो। इन दोनों पीढ़ियों के बीच में इनके जीवन काल में क्रमिक
रूपांतरण होता रहता है। तो जब दो भिन्न पीढ़ियों का कर्मिक एकांतर क्रम में अगर दो भिन्न पीढ़ियाँ एक पादप के अंदर उसके जीवन काल में प्रकट होती है, तो इस प्रकार के प्रकट होने को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। धन्यवाद।